नमस्कार, आईसीएन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नूर खान। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं हेल्थ वेलनेस। और इस सब्जेक्ट पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट के मशहूर डॉक्टर साहब, डॉक्टर पी के गुप्ता सर, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं आईएमए लखनऊ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पैथोलॉजी का क्या रोल है और कैसे हम इसको हेल्थ वेलनेस से जोड़ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको सबको पता है कि पैथोलॉजी जो ब्रांच है आज की तारीख में हर पब्लिक का व्यक्ति या डॉक्टर जो है इस ब्रांच को जानता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पैथोलॉजी है क्या। पैथोलॉजी हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बीमारी की पहचान करने के लिए कराए जाने वाले टेस्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि किसी व्यक्ति को लक्षण के आधार पे कौन सी बीमारी है उसको हम कंफर्म करते हैं। तो ये जो विधा है उसको हम पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये सोसाइटी में पैथोलॉजी का रोल बहुत बढ़ा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे कि किस तरीके से हम इस विधा का अपने हेल्थ के वेलनेस के प्रति यूज़ कर सकते हैं। सर, तो जैसे कि आपने कहा कि आप हमारे माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि पैथोलॉजी के ज़रिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी बीमारी के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी रीसेंट पास्ट कोविड जैसी बीमारी आई, उसमें पैथोलॉजी से रिलेटेड कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि आगे कोई इस टाइप की अगर बीमारी आती है तो हम पैथोलॉजी से संपर्क करके उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस चीज़ से थोड़ा सा बचे रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोविड में आपने ये वर्ड सुना होगा। लोग कहते थे कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, यानी कि टेस्ट इज़ ए वेरी इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग द डायग्नोसिस। यानी कि बीमारी की पहचान में ये टेस्ट की कितनी बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा कोविड में कि हम लोग डायग्नोसिस बनाते थे पैथोलॉजिस्ट, उसके बाद से फिर उसको ट्रैकिंग करते थे और फिर अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट चलता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज की तारीख में काफ़ी एडवांस हो चुकी है। इसमें हम बेसिक सपोर्ट सिस्टम हमारा है कि भाई हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, हम एलाइजा का प्रयोग करते हैं, हम मॉलिक्यूलर विधाओं का प्रयोग करते हैं और साथ में हम हिस्टोपैथोलॉजी और एफएनएसी और इस तरीके की जो हमारी टेक्निक है इसको हम यूज़ करके हम बीमारी की पहचान करते हैं। और इसमें जो सैंपल रिक्वायरमेंट है वो है हमारा बॉडी फ्लूइड, लाइक जैसे ब्लड है, यूरिन है, हमारा टिश्यू फ्लूइड है, या हमारे अंदर जो मौजूद कभी बीमारी की वजह से पेट में पानी है या फेफड़े में पानी है या कोई गांठ है। तो ये सब जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं इसको हम अपने डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी टेक्निक है उससे हम उसको टिश्यू को निकाल के या फ्लूइड को निकाल के हम बीमारी की पहचान करते हैं और अल्टीमेटली वो मैनेजमेंट में इसका रोल होता है। सर, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जब पैथोलॉजी का नाम आता है और स्पेशली जब कोई डॉक्टर किसी पैथोलॉजी को रेफ़र करता है या कहता है कि जांच करा के लाओ, तो एक आम जनता के दिमाग में ये सवाल आता है कि किस पैथोलॉजी जाएं, रिपोर्ट कहाँ की रिलायबल होगी? क्योंकि आज बाहर बाज़ार में निकले तो बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी से बड़ी पैथोलॉजी है और एक हर गली कूचे पे भी एक पैथोलॉजी खुली है। तो ये एक जनता कैसे इसको आइडेंटिफाई करे कि हमें किस पैथोलॉजी चलना, हमारी रिपोर्ट्स कहाँ से एकदम जेन्युइन मिलेंगी? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। जब कोई डॉक्टर लक्षणों के आधार पे अगर इन्वेस्टिगेशन लिखता है या कोई जांच लिखता है तो सबसे पहले जहन में ये आना चाहिए कि ये जांच हम कहाँ से कराएं। इसके लिए पहचान कैसे करें कि ये रिलायबल पैथोलॉजी लैब है या हम ऐसे ही मोहल्ले में कोई साधारण सा लैब है जिसको अप्रशिक्षित लोग चला रहे हैं। क्योंकि सर, मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने किसी अस्पताल में दिखाया, उन्होंने कहा जांच करा के लाइए, हम किसी भी पैथोलॉजी चले गए, वहाँ से रिपोर्ट ले आए, बट उसको हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहता है कि जो प्रिस्क्राइब पैथोलॉजी है या जिसको वो कह रहे हैं वहाँ से जाओ। तो उस संदर्भ में हमारे जैसे आम जनता को ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना कि अब हम क्या करें। दोबारा दोबारा जांचें करानी पड़ती हैं, खर्चा होता है, आम जनता के ऊपर भार पड़ता है, मेंटली
इंसान परेशान होता है, जो इंसान ऑलरेडी परेशान है किसी बीमारी को लेकर के, वो इन सब चीज़ों में और उलझ जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक रिलायबल जांच चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए आप जागरूक बने, आप जानें कि पैथोलॉजिस्ट होते क्या हैं। पैथोलॉजिस्ट बेसिकली एक डिग्री होती है जिसमें एमबीबीएस करने के बाद लोग एमडी पैथोलॉजी करते हैं जी। और ये डिग्री जो होती है मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होती है और यही पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अधिकृत होते हैं लैब की रिपोर्ट को वैलिडेट करने के लिए या लैब को रन करने के लिए। तो आम जनता कैसे पहचाने, तो उसके लिए तरीका ये है, हम लोग कैंपेन चलाते हैं नो योर पैथोलॉजिस्ट। जैसे आप अपने फिजिशियन को जानते हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब का इलाज बहुत अच्छा है, आप उसका बैकग्राउंड पता करते हैं, आप नेट पे भी जा सकते हैं या आसपास के लोगों से पता कर सकते हैं। इसी तरह पैथोलॉजी लैब के बारे में आप पता कीजिए कि उसमें पैथोलॉजिस्ट कौन है। वो जो पैथोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर है, उसके बाद डिग्री है एमबीबीएस के बाद उसने एमडी किया हुआ है और वो उसके लिए अधिकृत है। तो एक तो ये है कि फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट ड्रिवन अगर लैब है तो आप वहाँ पे जाइए, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अगर नहीं है तो वहाँ से अवॉइड कीजिए। और रिपोर्ट मिलने के बाद आप पैथोलॉजिस्ट से मिलिए भी, कैसे आप कंसल्ट करना चाहिए हमें पैथोलॉजी में। बिल्कुल, आप कहिए कि इस रिपोर्ट में जिन्होंने साइन किया है या जिन्होंने वैलिडेट किया है उन डॉक्टर साहब से मुझे मिलना है जी। तो अगर रिलायबल पैथोलॉजी लैब होगा तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब वहाँ पे मिलेंगे या जो उनका टाइम हो उस समय पे आप मिलिए। तो ये बड़ी भ्रांति है कि लोग जो है आँख मूंद के चले जाते हैं और बिना ये देखे वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर है या नहीं है। तो ये लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा संदेश होगा कि लोग रिलायबल पैथोलॉजी लैब पे ही जाएं जहाँ पे डॉक्टर्स या पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को डॉक्टर साहब के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नो योर पैथोलॉजी, जो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात है, इस पे हर इंसान को गौर करना चाहिए कि सिर्फ जांच करा के ही सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए। आपको पैथोलॉजी के बारे में जानिए कि नो योर पैथोलॉजी क्या है और उसके बाद फिर आप पैथोलॉजी आइए, वहाँ पे कंसल्ट करिए पैथोलॉजिस्ट से, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है अपने में, इसमें पैथोलॉजी का क्या भूमिका है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैंसर प्रेवलेंट हो चुका है और अभी इसके पहले तक तो कैंसर की डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी क्योंकि लोग जो है स्टेज 3-4 में पहुंचते थे। इस शरीर में कोई भी गांठ हो या वजन आपका कम हो रहा हो, अचानक लगे शरीर में कोई अत्यधिक कोई परिवर्तन है जो सामान्य से जो हट के है, तो एक कैंसर की संभावना हो सकती है जिसमें भूख कम लगती है। तो इस स्थिति में अपने फिजिशियन से आप संपर्क कीजिए और वो आपको पैथोलॉजी लैब भेजेंगे, पैथोलॉजिस्ट ड्रिवन लैब में भेजेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉडी में कोई अगर गांठ है तो उसमें हम सुई डाल के मटेरियल निकालते हैं, उसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइट। उस मटेरियल का टिश्यू निकालते हैं? जी हाँ, जी हाँ। और या फिर हम एक टिश्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब हो गया कि टू रिमूव दिस पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनी ग्रोथ। अच्छा, कोई ग्रोथ जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसरस है, वो नॉन कैंसरस भी हो सकता है जिसको हम बिनाइन कहते हैं। लेकिन लोगों में ट्यूमर, इट इज़ ए ट्यूमर इज़ ए कॉमन वर्ड, इट में बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो ये कंफर्मेशन जो होगा वो हिस्टोपैथोलॉजी जांच या एफएनएसी से होगा, जो कि पैथोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लोग डर के मारे वो इमेजिंग करा लेते हैं, बाकी टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन एफएनएसी नहीं कराते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी नहीं कराते हैं, जबकि सटीक डायग्नोसिस जो होती है वो इसी से होती है। और एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगा कि पैथोलॉजी जब जहन में शब्द आता है तो इंसान यही सोचता है कि भाई जब डॉक्टर कहेगा हम तभी जाएंगे, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई आपको पैथोलॉजी जाके ये जांचें करानी है। मेरे हिसाब से, हालांकि अपने देश में अभी वो कल्चर नहीं आया है, मगर क्या होल बॉडी टेस्ट या बीमारी से पहले के टेस्ट प्रिस्क्राइब करना चाहिए पैथोलॉजी को या डॉक्टर को कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इसको बोलते हैं हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जी। एक वर्ड है वेलनेस। वेलनेस जो है सर इलनेस का उल्टा है। यानी कि आप पैथोलॉजी लैब में जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे
जो डॉक्टर बैठा हुआ है फिजिशियन भी है वो, जी। और उसने एमडी की डिग्री ले रखी है, जी। जो स्पेशलाइज काम कर रहे जी। हैं। तो अगर आप डायरेक्ट जाते भी हैं तो पैथोलॉजिस्ट जो होगा वो आपको एडवाइस कर सकता है आपके सिम्टम के बेसिस पे कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ये करा लीजिए। और उसमें हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, आपकी यूरिक एसिड एंड एक थायराइड स्क्रीनिंग, ये सारी जांचें करके हम कम से कम ये तो बता सकते हैं कि मेजर ऑर्गन में कोई डिफिशियंसी नहीं है। इस रिपोर्ट को लेके आप उसी पैथोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं है तो डॉक्टर से ही मिल के, पैथोलॉजिस्ट लैब में से मिल के आप पूछ सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम फिट हैं। अभी लोग जो है वो बीमार होते हैं तब जाते हैं डॉक्टर के पास। हमारा कहना है कि लोग बीमार ना हो इसलिए जाएं डॉक्टर के पास, यानी कि उसको बोलते हैं वेलनेस कंसेप्ट। तो वेलनेस इज़ गुड वर्ड और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ख़ास तौर से छोटे शहरों की मैं बात करूँगा कि बहुत सारे छोटे शहरों में ऐसा होता है कि पहले इंसान कोई बीमारी सामने आई, जांच पहले करा दी, बाद में शायद डॉक्टर को वहाँ कंसल्ट करते हैं। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, अगर जांच रिलायबल जगह से हुआ है, यानी कि जहाँ से पैथोलॉजिस्ट मतलब अगर क्या है, ये संभव है कि हम बिना डॉक्टर को दिखाए पहले पैथोलॉजी में जाके अपने अच्छा स्वरूप टेस्ट करा लें, उसके बाद डॉक्टर को संपर्क करें? नहीं नहीं, ये संभव है अगर वो पैथोलॉजी लैब जो है किसी डॉक्टर द्वारा संचालित है, यानी कि वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है तो वो उनसे आप मिलिए पहले, वो एडवाइस करेंगे आपके सिम्टम के बेसिस पे। ये प्रैक्टिस मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं लोगों को राय भी देता हूँ कि अगर बहुत से लोग फिजिशियन के पास नहीं पहुँच पाते हैं तो सीधे पैथोलॉजिस्ट के पास आ जाए। पैथोलॉजिस्ट के पास इतना समय होना चाहिए, अगर पैथोलॉजिस्ट है तो समय होगा उसके पास, वो बताएगा लक्षण के आधार पर ये जांचें करा लीजिए। तो जब हम डायग्नोसिस बना रहे हैं तो इलाज तो बहुत आसान है, डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसके लिए जो है डायग्नोस्टिक जो फील्ड में काम करने वाले पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, बाकी और भी जो ब्रांचेस हैं उसमें लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं और बीमारी पकड़ते हैं। बीमारी पकड़ने के बाद इलाज तो बहुत आसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने इंटरव्यू के शुरुआत में एक वर्ड यूज़ किया था कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, जिससे कि बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान मैं थोड़ा सा इस पर्पज़ से जानना चाहूँगा कि आजकल इंसान शुगर का टेस्ट घर में कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, अब तो मोबाइल्स में ऐसे ऐप आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस में ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि इंसान पहन के ही अपने हार्ट बीट्स और अपनी शुगर और अपनी बहुत सारी जांचें खुद ही कर लेता है। तो इससे पैथोलॉजी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ा है या फ्यूचर में पड़ सकता है? ये देखिए, ऐसा है ना कि मेडिकल सेक्टर जो होगा ये बिजनेस ऑफ इमोशंस है। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक ए पिज्ज़ा बर्गर की डिलीवरी हो रही है। ठीक है, अभी लोग जो है घर में बैठे बैठे सैंपल जो है भेज देते हैं बाहर और लैब में विजिट भी नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ एडवोकेट करता हूँ कि आप रिस्पेक्ट योर लैब, यानी कि आप विजिट कीजिए लैब में, वहाँ पे डॉक्टर से मिलिए। और ऐसा नहीं आपका सैंपल कोई वो इसमें लाइफ है, ये सैंपल जो हो रहा है जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने हित में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जनरेशन जो है, करंट जनरेशन, वो ऑनलाइन पे विश्वास कर रही है, लेकिन वो ठीक नहीं है। आप डॉक्टर से मिलिए, आप पैथोलॉजी लैब में के मौजूद डॉक्टर से मिलिए और वहाँ पे आपने डिस्कस करके आप जांच कराइए और वो कहाँ, और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में आप पैथोलॉजी से मिल के आप पूछिए भी कि भाई बीमारी क्या आई है। एक नई परंपरा है, उसको हम अवॉइड करते हैं। यूजुअली ऑनलाइन जो कॉर्पोरेट लैब्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मोहल्ले के पैथोलॉजिस्ट जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे जाएंगे तो रिपोर्ट की गुणवत्ता निश्चित तौर पर बहुत अच्छी होगी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में इतना एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, आज है। तो और आपका बहुत लंबा करियर है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो कभी आपको पहले से अब में कुछ अंतर नज़र आया है? कोई जांच करते में आज कोई ऐसा केस या कुछ सामने आया हो जिसमें कहीं कोई दिक्कत आई हो या पहले से आसानी हुई हो बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होने के बाद कोई समस्या सामने आई हो, या कोई ऐसा पेशेंट आया हो या कोई ऐसी जांच आई हो जिसको करने में कभी दिक्कत सामने आई हो? देखिए, इंस्ट्रूमेंट तो महंगे हुए हैं, नो डाउट। कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी
ये एक आपने देखा होगा कि लोगों की उम्र बढ़ रही है। जब आज़ाद हुआ था देश तब कितनी उम्र थी लोगों की, एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 40 to 50 थी, आज 70 साल हो गया। तो कहीं कि हेल्थ केयर सेक्टर जो ग्रो किया है उसमें लोगों का जो जीवन का स्तर है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस का यहाँ पर रोल है कि आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं और बीमारी की निदान हो जाता है। पहले तो पता ही नहीं लगता था कि बीमारी क्या है। तो ये जो उदारीकरण के बाद 1991 के बाद जो है ये डायग्नोसिस में लोगों का रुझान हुआ, लोग समझने लगे, सरकार ने भी उसको सपोर्ट किया और अब लोग कहते हैं कि भाई पहले हम बीमारी क्या है ये जानकारी करेंगे और फिर इलाज करेंगे। इससे बहुत सी बीमारियां जो छिपी हुई थी वो पकड़ में आ गई और हम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। हेल्थ सेक्टर का बड़ा योगदान है, लोगों की उम्र बढ़ गई है, लोग फील गुड करते हैं। हाँ, इसका लाभ लेना इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग जागरूकता के अभाव में डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, बहुत देर से आते हैं, तो इससे बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है और वो अल्टीमेटली बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर पे एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर पे। सर, जैसे कि आपने कहा कि भाई ज़ाहिर सी बात है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो इक्विपमेंट्स भी महंगे हुए हैं, मशीनियाँ भी महंगी हुई हैं, तो उससे ज़ाहिर सी बात है जांचें भी महंगी हो गई हैं। तो ये जो जांचें महंगी हुई हैं इसका अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पे बर्डन जाता है? ये अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे जाता है। जाहिर सी बात है सरकार को मरीजों पे? हाँ, वही टैक्स पेयर मरीज ही हुआ। तो वो अल्टीमेटली सरकार को सोचना होगा कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है थोड़ा सा उसमें जो जीएसटी वगैरह है वो कम करें, जिससे अल्टीमेटली मरीज को फ़ायदा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो कम होगा। तो ये तो मतलब एक आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ दी जो इक्विपमेंट्स हैं, रीजन के कॉस्ट हैं, उसके बाद से ये सब चीज़ें जो कमर्शियल जो हमारे कंजम्पशंस होते हैं उसमें सब्सिडी दी जाए। अल्टीमेटली वो बर्डन तो बियर करता है मरीज ही। तो और सरकारी महकमे को बहुत अच्छा एक फैसिलिटेशन सेंटर की तरह काम करना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोग उसका लाभ उठा सकें। और प्राइवेट सेक्टर अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है, तो विन विन सिचुएशन है। प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा काम करे और गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा काम करे। डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया ICN इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।